हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MH स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 10 का NCERT का जो गणित है अपने यूट्यूब चैनल पर उसकी जो वीडियोस हैं लगातार हर एक्सरसाइज की डाली जा रही हैं, यानी कि इसका एक तरीके से पूरा कोर्स कराया जा रहा है। तो इसी क्रम में आज हमारा प्रश्नावली 4.3 का नंबर है। 4.3 पढ़ेंगे। 4.3 प्रश्नावली में क्या है, इसमें पूछा है कि मूलों का अस्तित्व। एक तो बात आती है मूलों के अस्तित्व की, और एक बात आती है अगर मूलों का अस्तित्व होता है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि मूल ज्ञात करने की बात आती है। मूल ज्ञात करने की कई सारी विधियां होती है। श्रीधराचार्य की सूत्र की विधि है, गुणनखंड की विधि है, इस तरीके से विधियां होती हैं मूल ज्ञात करने की, जो मैंने पिछली वीडियोज में सिखाई भी हैं। और एक वीडियोज है जिसको मैंने गुणनखंड विधि को बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से समझाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पहले उसको देख लीजिए। उसमें जो है गुणनखंड विधि से जो मूल निकालने की विधि है बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया गया उसको। अब सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है, पहले सवाल की हेडिंग है निम्न द्विघात, जो नीचे दे रखे हैं सवाल देंगे अभी लिखेंगे। समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करो। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात होती है? देखो, मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, विविक्त का फॉर्मूला जिसे कहते हैं। ये आपने सुना होगा, ये बता देता हूं, D बराबर होता है B² - 4AC। ये विविक्त का फॉर्मूला होता है। आपको पता है हम द्विघात समीकरण का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो द्विघात समीकरण की फॉर्म क्या होती है? ये होती है AX² + BX + C = 0। ये होती है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में ये जो A होता है x² के बराबर वाला, और B होता है x के बराबर वाला, और C होता है बिना x वाला। अब इसमें जैसा हमारा विविक्त का सूत्र है D बराबर B² - 4AC। अगर इस D का मान, यानी कि B² - 4AC जो है D, इस D का मान अगर 0 से बड़ा है, इससे 0 से, ये हो गया 0 से बड़ा। 0 से बड़े का मतलब होता है कि इसका मान अगर प्लस में आ गया D का मान, तो क्या होगा? तो हमारे मूलों की प्रकृति की बात चल रही है, मूलों की प्रकृति। तो हमारे मूलों की जो प्रकृति होगी वो होगी मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे मूल? मूल वास्तविक, यानी कि मूल कैसे होंगे? वास्तविक। ठीक है। अब दोबारा में फिर ये रहता है कि अगर D का मान छोटा है 0 से, इसका मतलब D का मान अगर माइनस में आ गया, तो कैसे होते हैं? मूल काल्पनिक होती हैं। इन्हें कहते हैं मूल काल्पनिक। मूल काल्पनिक। ठीक है। अब मूल काल्पनिक के बाद फिर D बराबर अगर 0 के आ जाए, D बराबर हो अगर 0 के, तो अगर ना, तो इसका मतलब D बराबर 0 के आ गया तो ना तो प्लस का ना माइनस का, 0 तो 0 ही होता है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। तो ऐसे में होता है मूल बराबर। ये होती है मूल बराबर की या समान की कंडीशन। इसे कहते हैं मूल बराबर होना या मूल समान होना। तो ये 3 कंडीशन है, इनको आप याद रखना। यहाँ इन कंडीशंस पे एक सवाल एग्जाम में जरूर आएगा, CBSE में, UP बोर्ड में, सभी में। ठीक है। तो पहला सवाल करेंगे। सवाल में कहा मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। मूल बताएंगे वास्तविक है या काल्पनिक है या बराबर है। फिर उसके बाद बताने के बाद मूलों का अगर अस्तित्व है, अब अस्तित्व की क्या बात है? अस्तित्व की बात यह है कि अगर मूल वास्तविक हैं और मूल बराबर है या समान है, तो इन 2 कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होता है। यानी कि इन 2 कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होता है और मूल ज्ञात करते हैं हम। बाकी की इस तीसरी कंडीशन में मूल जो काल्पनिक होते हैं, इस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। इस कंडीशन में अगर मूल निकालने होते तो फिर श्रीधराचार्य वाले सूत्र लगाना पड़ता है, उससे निकलते हैं, जो हमारे इसमें नहीं लगाना है। ठीक है। तो हमें क्या बात मिली कि अगर मूलों का प्रकृति बतानी है, मूलों की प्रकृति ये 3 तरीके से निकलेगी। और अगर मूलों की प्रकृति में अगर ये दो वाली चीजें आती हैं, ये दोनों वाली, तो फिर मूलों का अस्तित्व होता है। और फिर होता है तो फिर हमें तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। ठीक है। पहला सवाल है 2x² - 3x + 5। यहां देखें पहला सवाल है 2x² - 3x + 5। देखो पहले क्या करेंगे, पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या? D बराबर करेंगे B² - 4AC। अब आपको क्या बताया था? x² के बराबर वाला होता है A, तो A बराबर हो गया इसमें 2। x के बराबर वाला होता है B, तो B बराबर हो गया इसमें -3। और ये बिना x वाला होता है C, तो C बराबर हो गया अपना 5। अब इसमें क्या है कि D बराबर निकालेंगे। D बराबर B का मान कितना? -3 का वर्ग, स्क्वायर है, -4 गुणा A का मान 2 और C का मान कितना? 5। तो D बराबर, देखो 3 का वर्ग 3 दिया 9, -4 दूनी 8, 8 पंजे 40।
तो डी बराबर हो गया 40 में से 9 गए, माइनस के 31 बचे, माइनस के 31। अब माइनस के 31 बचे तो कौन सा वाला कंडीशन लगी, ये मूल काल्पनिक वाली। कैसी वाली, मूल काल्पनिक है भाई। मूल क्या कहा है सवाल में कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, तो मूलों की प्रकृति कैसे आई, मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक वाली प्रकृति आई। अब मूल काल्पनिक वाली प्रकृति आई तो मैंने कहा था इस वाली कंडीशन में मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, और इसमें कहा है मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करो। जब अस्तित्व भी नहीं है तो फिर ज्ञात कहां से करें, तो इसमें कह देंगे मूलों का अस्तित्व यानी कि अस्तित्व नहीं है। अब अस्तित्व नहीं है, जब अस्तित्व नहीं है तो इस सवाल को हम यहीं तक छोड़ देंगे, बस यहीं तक। इसके बाद देखो दूसरा सवाल देखें। अगला सवाल है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4। पहले इसमें भी हम मूल निकालने से पहले इसके क्या करेंगे, पहले इसको प्रकृति चेक करेंगे कैसी प्रकृति है इसकी। प्रकृति वही d बराबर v² माइनस 4ac से। तो x² के बराबर वाला क्या होता है a, तो a बराबर कितना है यहाँ पर 3, x के बराबर वाला होता है b, तो b बराबर है माइनस का 4 वर्गमूल 3, और बिना x वाला ये होता है c का मान है हमारा कितना 4। अब क्या करेंगे, तो d बराबर b² माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। d बराबर b², b का मान कितना है माइनस के 4 वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना 3 और c का मान है ये वाले 4। d बराबर देखो 4√3 का वर्ग, 4 चौक 16, 16 तिया 48, 4√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बाहर वाले का वर्ग और अंदर वाले से गुणा तो होती है। 4 चौक 16 तिया ये हो जाएगा 48, 4 तिया 12 चौक 48, भाई 12 चौक 48, 4 तिया 12 चौक 4 चौक 16 तिया 48। हाँ तो d बराबर देखो 48 में 48 से कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया तो जब 0 आता तो क्या कहते हैं भाई, ये देखो d बराबर 0 आ गया, ये है ना d बराबर 0, तो कैसे मूल बराबर है, इसमें आ गई ये इसकी प्रकृति है मूल बराबर है। अब भाई मूल बराबर है तो मैंने क्या बताया था कि मूल वास्तविक हो या बराबर हो उनको ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि अस्तित्व होता है उनका, तो इसका अस्तित्व है, यहाँ लिख देंगे अस्तित्व है, अस्तित्व। अब अस्तित्व है तो ज्ञात कर देंगे, चलो यहाँ कर देते हैं ज्ञात, यहाँ पे अस्तित्व है तो इस वाले सवाल को हम ज्ञात करेंगे, लिखेंगे। देखो ये लिखा मैंने 3x² माइनस 4 वर्गमूल 3x प्लस 4। अब मूल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, गुणनखंड विधि बताई थी मैंने, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात हो जाते हैं। और इसके लिए मैंने यही बताया था कि हम क्योंकि किताब कर रहे हैं तो ज्यादा डीपली बेसिक में नहीं आ सकते, इसका बेसिक रूप मैंने एक वीडियो में पढ़ाया है, गुणनखंड विधि द्विघात समीकरण करके, द्विघात समीकरण के गुणनखंड ज्ञात करना करके। तो आप क्या करेंगे, उस मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको एक बार देख लें तो आपको गुणनखंड निकालने अच्छे से, बिल्कुल जीरो लेवल से, चाहे वो 6 का 7 का 8 का कोई सी क्लास का बच्चा हो, चाहे 10th क्लास का, बिल्कुल जीरो लेवल से समझ में आ जाएंगे, वो सभी के लिए जरूरी होती है। देखो 3 चौक 12, क्या करते हैं पहले और लास्ट वाले गुणा, 3 चौक 12, गुणा करके कितने लाने हैं 12, और यहाँ प्लस का निशान है इसलिए जोड़ के कितने लाने हैं 4 वर्गमूल 3। तो ऐसे समझे, गुणा करके लाने हैं 12 और ये जोड़ के लाने हैं 4 वर्गमूल 3, भाई जोड़ के, तो भाई 2 वर्गमूल 3 और 2 वर्गमूल 3। आप ऐसे समझे कि 2 वर्गमूल 3 की और 2 वर्गमूल 3 की हम गुणा करें तो देखो 2 दूनी 4 और वर्गमूल 3 की गुणा होगी तो 3 हो जाएगा, तो 4 तिया 12, गुणा करके हो गए 12। अब फिर जोड़ के बात आई 2 वर्गमूल 3 प्लस 2 वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 3 और 2 वर्गमूल 3 कितने हो जाएंगे 4 वर्गमूल 3, तो यही हमें जोड़ के लाने हैं। तो इस तरीके से हम पेयर निकाल लेते हैं। तो 3x² माइनस 2 वर्गमूल 3 प्लस 2 वर्गमूल 3, ये वाला x प्लस 4 बराबर 0। 3x² माइनस 2 वर्गमूल 3x प्लस माइनस माइनस 2 वर्गमूल 3x प्लस 4 बराबर 0। देखो दोनों जगह से यहाँ 3 है तो 3 को हम वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 लिख सकते हैं, तो वर्गमूल 3 लिख सकते हैं, तो इसमें से वर्गमूल 3 कॉमन आ जाएगा, और x यहाँ भी है यहाँ भी, तो कॉमन ले लेंगे। तो ये बचा आपका, यहाँ पे बचा देखो वर्गमूल 3 और x कॉमन गया तो x माइनस वर्गमूल 3x कॉमन गया तो ये 2 बचे। यहाँ से देखें माइनस के ये 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ वर्गमूल 3 ही x ही बचेगा, x ऐसे ही। अब माइनस का लिया तो प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी 4 बराबर 0। अब देखो वर्गमूल 3x माइनस 2 ब्रैकेट ये वाली 1 बनी और ये ब्रैकेट एक जैसी होती, तो सवाल हमारा ठीक जा रहा है इसका मतलब। अब इनको दोनों को मूल निकाल लें तो 0 के बराबर रख देंगे, यानी कि √3x माइनस 2 बराबर 0, √3x माइनस के 2 इधर जाएंगे प्लस के 2, x बराबर आएगा 2/√3, यानी कि एक मूल आया हमारा 2/√x, सॉरी 2/√3, ऐसे √3 है, इसको भी रखेंगे 0 के बराबर, √3x माइनस के 2 इधर जाएंगे प्लस के 2, x बराबर ये बटे में जाएगा 2/√3।
तो इस तरीके से ये दोनों x के जो है मान बराबर आए हैं। बराबर आने का तो कारण मैंने बता ही दिया है। बराबर ये दोनों मान इसलिए आए क्योंकि मूल बराबर वाली कंडीशन ये हमारी मिली थी हमें। यहाँ पर d बराबर 0 आया था तो लिख रहा था ना मूल बराबर, देखो मूल दोनों बराबर ही आए हैं बिल्कुल। तो यहाँ तक ये आपका सवाल क्लियर हो गया। देखो इसके बाद अगला सवाल है ये, मैंने यहाँ बीच में लिख लिया था ये सवाल, लास्ट सवाल है इस मतलब पहले खंड का, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। इसको क्या करना है, इसका भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके भी हमें वही मूल निकालने पड़ेंगे। कैसे मूल है, तो अब देखो a बराबर क्या होता है, a बराबर एक्स स्क्वायर बराबर में तो 2 b बराबर एक्स के बराबर वाला -6 और c बराबर ये 3। सूत्र होता है मूल निकालने का b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस के 6 का स्क्वायर 4a का मान 2 और c का मान 3। b बराबर देखो 6 छंग 36 माइनस 4 दूनी 8 किया 24। तो d बराबर कितना है, 36 में 24 में कितने बचे, 12 बचे। तो d बराबर कितना आया, d बराबर जब 12 आया है तो इसका मतलब ये है कि d का मान प्लस में आया है, यानी कि मूल कैसे है, वास्तविक है। मूल वही वास्तविक है। अब मूल वास्तविक है तो इसका मतलब इसका अस्तित्व है, यानी कि यहाँ लिख देंगे अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो पहले इन्हें ज्ञात करो, फिर अब अस्तित्व है तो ज्ञात करना पड़ेगा। अब आप एक चीज देखोगे यहाँ पर कि इस वाले सवाल में क्या होगा, देखो अस्तित्व, अब पहले अस्तित्व ज्ञात करते हैं, पहले बेसिक से समझ लें। तो अस्तित्व ज्ञात करने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, मैं इनको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। इसको इस सवाल को यहीं से स्टार्ट कर देंगे, फिर ये हो गया, इसको देख लें। अब इसका अस्तित्व है, अब इसका अस्तित्व है तो क्या करना है, मूल ज्ञात करने, यानी कि हमें मूल ज्ञात करने हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2 तिया 6 गुणा करके कितने 6, और बीच में देखो प्लस का निशान है तो जोड़ के भी कितने लाने हैं 6, यानी कि गुणा करके भी 6 लाने हैं और जोड़ के भी 6 लाने हैं। आप ऐसा कोई सा भी पहाड़ा ढूंढ लीजिए, आपको पहाड़ा नहीं मिलेगा कि गुणा करके भी 6 आए जिसमें और जोड़ के भी 6 आए। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन के लिए ही श्रीधराचार्य का सूत्र लगाया जाता है। जहां पर हमारा गुणा करके सवाल ठीक नहीं बैठ रहा हो या गुणा करके नहीं आ रहे हो, जोड़ के नहीं आ रहे हो, ऐसे सवालों के लिए श्रीधराचार्य का सूत्र लगाया जाता है। तो मैं श्रीधराचार्य का सूत्र इसमें लगा रहा हूं। सूत्र क्या होता है वो देख लें एक बार। ये सूत्र होता है माइनस का b x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र का यूज भी मैंने जो सी वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए कह रहा हूँ लिंक, उस वीडियो में मैंने इस जो सूत्र का मतलब इस सूत्र का यूज है वो उसमें सिखाया है मैंने बिल्कुल बेसिक से, उसे भी देख लेना आप। तो ये सूत्र होता है, जैसे मैंने कहा था कि इस सूत्र का यूज ज्यादा नहीं है हमारी किताब में, मैंने ये कहा था कि इसका यूज नहीं करते हैं, तो इसका यूज ज्यादा नहीं है। तो ऐसे सवालों में जिनके हमें मूल निकालने भी हैं और मूल वास्तविक भी आ गए हों या बराबर आ गए हों और उनके गुणनखंड नहीं बन पा रहे होंगे 2 तिया 6 गुणा करके 6 और जोड़ के 6, तो ऐसे सवालों के लिए हम श्रीधराचार्य का यूज करके आराम से कर सकते हैं। तो देखो ये माइनस का b है, तो देखो ए बी सी के मान हमने यहाँ निकाले हुए हैं। तो x बराबर देखें माइनस का b का मान कितना है माइनस के 6 और माइनस इसमें तो प्लस के 6 हो जाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर यानी कि माइनस के 6 का स्क्वायर 4, a का मान कितना 2 और c का मान कितना 3 अपॉन 2 है। प्लस का निशान शुरू में लगाओ मत लगाओ, 2 गुणा a का मान कितना 2, 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 6 छंग 36 माइनस 4 दूनी 8 24, ये तो यही निकल के आएगा बिल्कुल, बटे में 2 दूनी 4। अब देखें x बराबर 6 प्लस माइनस अंडर रूट में कितने बचे, यहाँ 12 बचे और बटे में 4। अब देखो 12 को अंडर रूट से बाहर कैसे निकाल सकते हैं भाई, देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ऐसे अंडर रूट से बाहर निकाल सकते। कोई भी संख्या में अंडर रूट से निकालनी होती है तो उसकी गुणनखंड कर लेते हैं इस तरीके से, जैसे 12 करें 2 सिक्का 12, 2 तिया 6, 3 कम 3। अब जिनका पेयर बन जाता है उनको बाहर लिख देते हैं, देखो 2 बाहर, इसका पेयर जोड़ा नहीं बनना है, पेयर मतलब जोड़ा, तो इसको 3 को हम अंदर ही रहने देंगे, तो ये 3 देखो अंडर रूट में अंदर ही रह गया बटे 4। अब देखो 2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे यहाँ तो बचेगा 2 तिया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 4। इस तरीके से 2 दूनी, कुल मिला के एक्स के जो यहाँ के इसके जो मूल आए, मान आया एक्स का वो आया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। या तो आप यही आंसर छोड़ दीजिए, यही हमारा मूल हो गया। मूल का मतलब होता है एक्स का जिन पदों में सवाल दे रखा है उसका मान निकालना है, एक्स के पदों में तो एक्स का, बाई के पदों में तो बाई का। अब यहाँ प्लस माइनस दे रखा है तो आप 3 प्लस वर्गमूल 3 बटे 2 यानी कि एक बार प्लस का मान ले लीजिए, एक बार माइनस का लेकर के, दोनों को अलग अलग भी ले सकते हैं।
ठीक है, यहां तक ये सवाल क्लियर हो गए। अब इसके बाद अगला खंड देखें, दूसरा खंड, अगला सवाल देखें। अगले सवाल में है निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उसके दो मूल बराबर हो। देखो हमें ये समीकरण है, इसमें k दे रखा है, k का मान निकालना है। तो k का मान ऐसा ज्ञात करना है जिसमें कि उसके मूल बराबर हो। तो जब मूल बराबर कह दिया, यहां से एक सवाल 100% आएगा, चाहे वो विकल्प में आए या फिर 2 नंबर में आए। इस बात को आप देख लें, ज्यादातर आता है, हर साल पूछते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो इसमें कहा है k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि दो मूल बराबर हो। मूल बराबर होने की कंडीशन में कहा है, तो आप मूल बराबर होने वाली ही कंडीशन लगाएं। देखो मूल बराबर होने पर क्या, पहले आप देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर, हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण, ये इस रूप में होती है, इस रूप में। तो एक्स स्क्वायर के बराबर वाला क्या होता है, ए, तो ए बराबर हो गया यहाँ पर 2। एक्स के बराबर वाला होता है बी, तो बी बराबर हो गया हमारा क्या है के, तो के ही लिखो। और लास्ट में होता है सी, सी बराबर हो गया 3। अब सवाल की बात ये बनती है कि मूल बराबर हो, अगर मूल बराबर होती है तो क्या होता है कि डी बराबर होता है मूल बराबर होने में 0। ये तो होता है मूल बराबर होने में डी बराबर होता है 0। तो डी बराबर क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है हमारा विविक्तकर होता है, डी होता है विविक्तकर, विविक्तकर कहते हैं डी को। तो विविक्तकर जो है 0 होता है, विविक्तकर का सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 0 के बराबर होगा अगर मूल बराबर है तो मूल बराबर होने के लिए हमें के का मान बताना है। तो के की जगह के का मान लगाओ, बी की जगह के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2 गुणा सी का मान 3 बराबर 0। के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4 दूनी 8 किया 24 बराबर 0। देखो माइनस के 24 इधर जाएंगे, प्लस के 24 हो गए। जब के का मान निकालेंगे तो स्क्वायर इसमें अंडर रूट चढ़ जाएगा। जब भी बराबर की चीज कोई कूदती है तो वो विपरीत चिन्ह, मतलब विपरीत चिन्ह नहीं, विपरीत में जाती है, समझ लो। प्लस की चीज माइनस में, माइनस की प्लस में, और स्क्वायर की स्क्वायर रूट में। तो ऐसे ही वर्ग की वर्गमूल में जाएगी, इस तरीके से 24 वर्गमूल हो जाएगा जब स्क्वायर इधर जाएगा। तो अब 24 के गुणनखंड जैसे मैंने बताया था अभी कि 24 को बाहर निकालेंगे, 12 को निकाला था, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 छंग 24, हाँ 2 दूनी 4 और 4 छंग 24। ये आपका के का मान आ गया आंसर। प्लस माइनस का निकल के आएगा वर्गमूल में से, तो प्लस माइनस कलेक्ट करनी, ठीक है। तो यहाँ तक सवाल ये क्लियर हो गया। इसी का देखो दूसरा सवाल लिखूँ मैं एक बार। दूसरा सवाल है के एक्स एक्स माइनस 2x एक्स माइनस 2 प्लस 6, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। देखो ये सवाल है अगला, 2 सवाल ही है इस खंड में। तो दूसरा सवाल है ये कि एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब पहले क्या करेंगे, इसे द्विघात समीकरण बनाने के लिए इसके अंदर गुणा करो। पहले इसे सवाल को सॉल्व सीधा करो। के एक्स की एक्स से करेंगे, ये सेकंड सवाल है। के एक्स की जब एक्स से करेंगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस बीच में। 2 की के एक्स से करेंगे तो 2 एक्स प्लस 6 बराबर 0। देखो इसकी गुणा इससे करी के एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसकी गुणा इससे करी माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो, देखो ए बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर के बराबर में के, तो के है ये बराबर। बी बराबर क्या है भाई, एक्स के बराबर वाला, तो एक्स के बराबर में क्या है, देखो एक्स के बराबर में जितनी भी चीजें पूरा के बी का मान है माइनस का 2 के पूरा। अब सी बराबर कितना, 6, जो लास्ट होता है वो सी होता है। के देखो एक्स के किसी भी मान में कंफ्यूजन नहीं होना है, बस हमें गुणांक देखेंगे कि एक्स के बराबर में जितने मान है वो बी के, एक्स के बराबर में ये पूरा माइनस 2 के पूरा बी का मान है। अब मूल बराबर है, चूंकि यहाँ लिखा मूल बराबर है, कैसे है मूल बराबर कह दी है, तो डी बराबर क्या होगा 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा भाई साहब 0। बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान के, सी का मान 6 बराबर 0। देखो माइनस की चीज का जब वर्ग कर दे तो प्लस की जाती है, तो माइनस को तो भूल जा, 2 दूनी 4 के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4 छंग 24 के बराबर 0। माइनस का 24 इधर जाएगा, प्लस का 24 हो गया भाई साहब, ये लो। अब आप एक बात जानते हैं, चलो एक बात ऐसे समझो कि आप क्या है कि यहाँ इधर के है और इधर के स्क्वायर, तो के स्क्वायर से ये के कट जाएगा, दोनों तरफ है। अब के का जब मान निकालेंगे तो ये 4 बटे के गुणा के यहाँ बटे में चले जाएंगे, यानी कि 24/4, तो 4 छंग के बराबर आ गया आपका 6, यानी कि के का मान 6 हो गया और इधर के का मान प्लस माइनस 2√6। ये आपके के मान है, ऐसे हैं जिससे कि मूल जो है बराबर होंगे। अब कहीं कहीं सवाल में वैसे अपने इस किताब में नहीं दे रखा है, किसी किसी सवाल में कहता है कि ऐसे के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए कि मूल वास्तविक हो। तो मूल वास्तविक में आप बस इतना ध्यान रखना, मूल वास्तविक में क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी का जो मान होता है वो बड़ा होता है 0 से। तो बस इस निशान को इधर की तरफ लेके चलेंगे, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके लेके चलेंगे, तो आंसर भी समथिंग ऐसा करके ही आएगा। यानी के का मान, के ये जो मान होगा इधर की तरफ को लिखा हुआ होगा, ये जो निशान बड़े का निशान होगा, तो ऐसे ही वो निशान फिर इधर की तरफ होगा, तो इसका मतलब होगा कि के का मान जो है 6 से बड़ा होना चाहिए।
तो वो वास्तविक वाली कंडीशन होती है जो हमारी किताब में नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक के रूप में बता रहा हूँ। तो यहाँ तक ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद अगला खंड देखना। अगला सवाल है क्या ऐसी एक आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सवाल में पूछा है कि ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, कोई आम की बगिया बनाना संभव। पहले क्या करेंगे, हम लंबाई चौड़ाई लिख लेंगे, एक्स के पदों में लिख लेंगे, अपने बना लेंगे। फिर क्या है, फिर इसको द्विघात समीकरण के रूप में, क्योंकि लंबाई चौड़ाई के क्षेत्रफल का जिक्र है तो बगिया के क्षेत्रफल का जिक्र है तो द्विघात समीकरण बनेगी। तो संभव की बात एक ऐसी आती है, इसमें संभव है का मतलब ये है कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वही प्रकृति निकालनी पड़ेगी, यानी कि विभक्त कर निकालना पड़ेगा। विभक्त कर का मतलब है कि मूल अगर वास्तविक आते हैं तो इसका मतलब वास्तविक आते हैं या बराबर आते हैं तो बगिया बनाना संभव है, और अगर मूल वास्तविक या बराबर नहीं आते हैं तो फिर इसका मतलब बगिया बनाना ऐसे संभव, यानी कि इस तरीके की लंबाई की चौड़ाई की बगिया बनाना संभव नहीं है जिसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं, इसमें कहा है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, तो माना चौड़ाई मानी हमने, माना चौड़ाई बराबर x मीटर, यानी कि चौड़ाई x मीटर की है। लंबाई, अब भाई लंबाई क्या कहा है, दुगुनी हो तो लंबाई 2x हो गई, और क्षेत्रफल, भाई क्षेत्रफल भी कहा है, कुछ क्षेत्रफल कहा है 800 वर्ग मीटर हो, वर्ग मीटर का मतलब ये है मीटर का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी है, देखो लंबाई कितनी मानी है हमने 2x, और गुणा चौड़ाई कितनी मानी है हमने x, तो ये हो गया 800। ऐसा समझे, 2x की जब x से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर और बराबर 800। अब प्लस के 800 इधर आएंगे, माइनस के 800 हो जाएंगे भाई, और बराबर में क्या बचा 0। अब देखें ये द्विघात समीकरण बन गई। अब आप सोच रहे होंगे इसमें तो x वाला पद है ही नहीं, तो इससे मतलब नहीं होता, केवल हमारा स्क्वायर वाला पद मिल गया, x स्क्वायर वाला पद, तो द्विघात समीकरण है। अब बगिया बनाने यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मान लो मैंने फास्ट पढ़ा दिया तो इसको 0.5 पे कर लीजिएगा। अगर इसमें अब क्या है, अब हमें पहले ये बताना है कि ऐसी बगिया बनाना संभव है या नहीं। यदि है, अगर है संभव तब लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो संभव है या नहीं है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रकृति निकालनी पड़ेगी, मूल वास्तविक और भैया बराबर दिखाने पड़ेंगे। तो इसमें देखो a बराबर क्या है, a बराबर होता है x स्क्वायर के बराबर में, तो 2 है। अब b बराबर है ही नहीं इसमें, देखो कहीं भी b बराबर क्या होता है x की, देखो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। b होता है x के बराबर वाला पद, तो x तो इसमें है ही नहीं पूरी समीकरण में, तो छोड़ो, तो b बराबर 0 लिखो। फिर जब नहीं है तो c बराबर क्या, c बराबर बिना x वाला, तो बिना x वाला भाई साहब माइनस का 800। अब क्या करेंगे, d बराबर निकालेंगे, क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b का मान कितना है, देखो b का मान है 0, तो 0 का वर्ग माइनस 4, a का मान 2 गुणा c का मान माइनस के 800 भाई, 0 का वर्ग 0, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 दूनी 8, 8 चौक 3200, 1600 सॉरी 8 दूनी 16, 16 चौका 6400, यानी कि d बराबर आया प्लस के 6400। जब प्लस के 6400 आ गया तो मूल वास्तविक है, और मूल वास्तविक है तो इसका मतलब हम इन्हें ज्ञात कर सकते हैं, मूल वास्तविक होंगे। अब मूल वास्तविक है तो इसका मतलब ये है इसका अस्तित्व है, बताया था ना कि इसके मूल वास्तविक आ गए तो अस्तित्व होता है। अभी 6400 प्लस में आया है तो इसमें कहा है ऐसा बगिया बनाना संभव है, तो अब वास्तविक आ गए तो इसका मतलब अस्तित्व है और अब बगिया बनाना संभव है। अब बगिया बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई अब ज्ञात कीजिए, यानी कि अब संभव हो गया, अस्तित्व आ गया, तो इसका मतलब संभव है, तो अब इसके मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो समीकरण क्या थी हमारी, द्विघात समीकरण कहाँ बनी थी, ये बनी थी द्विघात समीकरण, ये देखें, तो ये थी हमारी द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। माइनस के 800 इधर जाएंगे, प्लस के 800 हो जाएंगे, ये हो गए प्लस के 800। अब देखो दो, अब इसमें गुणा करके इतने लगा जोड़ोगे इतना, वो वाली प्रक्रिया हम नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि इसमें x वाला b वाला पद नहीं है, इसलिए ये डायरेक्ट सवाल हो जाएगा। ये 2 गुणा में है, बड़े में चले जाएंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 800/2, तो 2 से ये 400 बार कट जाएगा 800, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400। अब भाई x स्क्वायर स्क्वायर जब हटाएंगे तो बताया कि वर्गमूल लग जाता है इसमें, तो 400 हो जाएंगे इधर। x बराबर देखो, अब 400 जब वर्गमूल से बाहर निकलेंगे तो कितने निकलेंगे 20, क्योंकि 20 से होता है 400, और x हमने क्या माना था चौड़ाई, तो हमारी चौड़ाई आ गई 20 मीटर। तो इसी प्रकार लंबाई कितनी मानी थी, 2 गुनी थी, तो 2 गुणा 20, तो लंबाई हो जाएगी इसकी 40। तो इस प्रकार बगिया जो थी उसकी चौड़ाई 20 मीटर थी और लंबाई थी 40 मीटर, इस प्रकार की बगिया बनने में। ठीक है, अगला सवाल देखें। अगला सवाल है क्या निम्न स्थिति संभव है। फिर वही बात है, संभव है तो हम पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे,
मूल निकालेंगे, वास्तविक आया तो संभव है करेंगे आयोग को, वास्तविक नहीं आया तो वहीं छोड़ देंगे, कहते संभव ही नहीं है। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी वर्तमान आयु, जो आगे सवाल है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है भाई, और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो भाई दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो पहले हम द्विघात समीकरण बनाते हैं। माना पहले की आयु, यानी कि पहले की आयु, पहले मित्र की क्या तो है, पहले की आयु, पहले मित्र की आयु, माना पहले मित्र की आयु कितनी मान ली हमने, x वर्ष। ये कह दिया जो पहला मित्र है वो x वर्ष का है। आपको एक बात और मैंने पिछले सवाल में बताई थी कि दो चीजों का योग अगर कुछ दे रखा है, दो चीजों का योग कह लो या दो चीजों का अंतर कह लो, दे रखा है सवाल में, और एक का हम मान लें योग दे रखा है अगर, और एक का हमने अपनी तरफ से मान लिया है कि ये है, तो दूसरे का निकालने के लिए हम जो हमने अपनी तरफ से मानना है उसको घटा देते हैं। जैसे मान लो दो मित्रों का योग इसमें 20 वर्ष दे रखा है, मैं अपनी तरफ से कहूंगी एक का मैंने मान लिया चलो 5 वर्ष है, तो दूसरे का कितना, फिर दूसरे की आयु कितनी होगी, तो 5 को हम 20 में घटाएंगे, इसका मतलब दूसरे वाले की 15 आयु थी। यही तो बात बनती है। तो वैसे ही हमने जैसे हमने एक मित्र, पहले मित्र की आयु x वर्ष मान ली है, और कुल योग है कितना, दोनों का योग मतलब योग है 20 वर्ष। तो 20 वर्ष जब दोनों का योग है तो दूसरे की आयु क्या करेंगे, जो पहले की हमने मानी थी, जो पहले की हमने मानी थी, दूसरे की निकालने के लिए पहली वाले में से घटा देंगे, पहले वाले घटा देंगे, टोटल में से पहले वाले की आयु घटा देंगे जो हमने पहले वाले की मानी थी। इसका मतलब ये हो गया पहले वाले की आयु निकल गई टोटल में से, दूसरे वाले की बच गई। अब देखो ये दूसरे की आयु हो गई और ये पहले की आयु। अब कहा है 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व की बात करो, 4 वर्ष पूर्व। अब एक बात कहा है, पहले की लिखो, पहले यहां पर पहले 4 वर्ष पूर्व आपसे कोई कहता है आपकी आयु कितनी थी, तो आप जाहिर सी बात है जो आपकी मान लो आज 16 साल है तो आप 4 वर्ष पर घटा करके 12 साल बताओगे। तो ऐसे ही 4 वर्ष पहले की अगर बात करता है तो उतने साल घटते हैं। तो पहले मित्र की कितनी थी, अभी आज की ये वर्तमान आयु लिखी है मैंने, x वर्ष की, तो 4 वर्ष पूर्व जाएगी x माइनस 4। ऐसे ही दूसरे की आज कितनी है भाई, दूसरे की है 20 माइनस x आज ये, तो इसमें से फिर 4 घटा दो, इसकी भी 4 वर्ष पूर्व कर दो, तो ये बचेगी 20 में से 4 गए 16 माइनस x भाई, ये बची दूसरे वाले की। अब कहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु गुणनफल 48 था, तो पहले वाले की आयु यानी कि ये लो पहले वाले की आयु 4 वर्ष पूर्व की ये हो गई, और दूसरे वाले की ये हो गई 4 वर्ष पूर्व की, सॉरी x 16 माइनस x, और दोनों का गुणनफल कितना था 48 था, तो बराबर 48 लिख दिए भाई। अब देखो x की 16 से गुणा करेंगे, 16x गुणा करेंगे, x की माइनस की x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, इसकी इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे करते हैं। माइनस के 4 की 16 से करेंगे, माइनस के 16 जो होगा 64, माइनस माइनस प्लस 4 की x से करेंगे प्लस 4x बराबर 48। अब देखें अब क्या करेंगे, 4x और 16x कितने हो गए 20x, दोनों प्लस किए हैं, माइनस x सॉरी x 20x, 4x और 16x 20x, माइनस के x स्क्वायर और माइनस के 64 बराबर 48। अब आप ऐसा समझें, हमारे बड़ा पद क्या है, एक्स स्क्वायर वाला पद जो है बड़ा है, पावर जो है बड़ी होती है जिसपे उस पद को हम प्लस में रखते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर वाला पद जो माइनस का हम इधर ले जाएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर वाला पद हो जाएगा प्लस का इधर जाके। अब प्लस के 20x भी फिर इधर लेके आओ तो माइनस के 20x हो गए, सारी चीज इधर ले जाओ, प्लस के 64 इधर लेके जाओ, माइनस के 64 प्लस के 64 हो जाएंगे, और प्लस के 48 तो ऑलरेडी इधर है ही भाई। दोबारा सुने, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का हो गया, प्लस के 20x इधर माइनस के हो गए, माइनस का 64 इधर के प्लस का, और 48 तो है ही प्लस के, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 4 12 के 2 6 4 10 और 11 यानी कि 112। इस समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है, इसको 0 बराबर 0 कहते हैं, बराबर 0। अब क्या हुआ, ये द्विघात समीकरण बन गई। इस द्विघात समीकरण में a बराबर होता है क्या, x के बराबर में 1 एक्स स्क्वायर बराबर में, और b बराबर होता है तो x के बराबर में क्या माइनस का 20, ये होता है b का मान, और c का मान होता है बिना x वाला भाई 112, ये हो गया c का मान। अब हमें अस्तित्व बताना है या नहीं, संभव है या नहीं, ये ऐसी या निम्न स्थिति संभव है या नहीं, पहले हमें मूल निकालने पड़ेंगे वास्तविक है या नहीं। अगर मूल वास्तविक होते हैं तब संभव है, नहीं तो नहीं है, बराबर होते हैं वास्तविक। तो हम विविक्त का निकालेंगे, d बराबर v स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर v स्क्वायर माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 1, c का मान 112, तो d बराबर देखो 20 का वर्ग 20 BCM 400 भाई, माइनस 112 कम 112, 112 चौका 448, 448, तो d बराबर कितना है 448 में 400 भाई माइनस के 48 भाई, यहाँ पर तो गड़बड़ हो गई। फिर गड़बड़ क्या हो गई, गड़बड़ ये हो गई भाई, ये माइनस में आया है, माइनस में आया तो इसका मतलब मूल काल्पनिक हो गए, मूल। और मैंने आपको इस एक्सरसाइज के शुरू में समझाया था कि अगर मूल काल्पनिक होते हैं तो मूल नहीं निकालते हैं, अस्तित्व नहीं होता है, यानी कि इसका अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है, तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है। क्या निम्न स्थिति संभव है, नहीं है ऐसी स्थिति संभव कि उनकी आयु का योग भी 20 हो और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का
गुणनफल भी 48 हो, ऐसी स्थिति संभव ही नहीं है। तो हम लिख देंगे निम्न स्थिति संभव नहीं है। निम्न स्थिति संभव नहीं है। अब क्यों संभव यहां से नहीं आई, क्योंकि माइनस के 48 आ गए। अगर यहाँ पर प्लस का मान आता है बराबर 0 आता तो हम संभव करने की कोशिश करते। अब यहां तक क्लियर हो गया। तो आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही वीडियोस के लिए पूरे बिल्कुल 10th क्लास के मैथ के पूरे बैच के लिए बिल्कुल निःशुल्क अपने चैनल से बने रहें। बिल्कुल आपको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा, पूरी एनसीईआरटी किताब कराई जाएगी, एक को एक सवाल कराया जाएगा बिल्कुल बेसिक से। कोई दिक्कत हो बिल्कुल कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए क्या दिक्कत है। मैं बिल्कुल उस जो आपको दिक्कत है उस सॉल्यूशन पे वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद अगला लास्ट सवाल देखें। अगला सवाल है, अगले सवाल में कहा है क्या परिमाप 80 मीटर, यानी कि परिमाप है 80 मीटर। परिमाप आप जानते हो जो बाउंड्री होती है किसी भी आकृति को परिमाप कहलाती है। तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। फिर संभव है तो द्विघात समीकरण, पहले इनको पार्क लंबाई चौड़ाई लेकर के द्विघात समीकरण बनाएंगे, विभक्त कर निकालेंगे, प्लस में आता है तो संभव है, नहीं तो नहीं है। यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो भाई। तो बात है पहले परिमाप की, तो लंबाई चौड़ाई निकालनी है। तो वही सिद्धांत है अपना, जो निकलवाना है वो मानेंगे। तो लंबाई देखो माना, एक समझे परिमाप क्या होता है। पहले परिमाप सुने, परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप होता है भाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप का सूत्र होता है। अब परिमाप कितना दे रखा है 80, लो 80, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 से ये 80 कट जाएगा 40 बार। तो इसका मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई जो आई, लंबाई प्लस चौड़ाई जो आई हमारी वो आई कितनी 40। यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई का जो योग है वो 40 है। बात यहां तक क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। परिमाप निकाला, परिमाप में सूत्र रखा 2 से 40, ये 40 बार कटा 80 से, 2 से 80 जो है। फिर लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि दोनों लंबाई और चौड़ाई का योग आ गया 40 मीटर। अब सवाल में कहा है कि क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। तो अब हम लंबाई अपनी तरफ से मानते हैं। माना लंबाई बराबर x मीटर। कितनी लंबाई? लंबाई बराबर x मीटर हमने अपनी तरफ से मान ली लंबाई। अब लंबाई अपनी तरफ से मान ली और लंबाई और चौड़ाई का योग दे रखा है 40। तो अभी बताया था ना कि किन्हीं दो चीजों का योग अगर दे रखा हो और अगर एक चीज अपनी तरफ से मान ले तो दूसरी चीज निकालने के लिए हम उसे उस जो योग दे रखा है उसमें घटा देंगे। तो यहां रखेंगे तो ये चौड़ाई अपने आप ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी 40 माइनस x, यानी कि चौड़ाई निकालने के लिए ये लंबाई जो है प्लस की इधर जाकर माइनस की हो जाएगी और लंबाई x है तो x माइनस की हो जाएगी। कुल मिलाकर लंबाई x आई और चौड़ाई कितनी आई 40 माइनस x। और क्षेत्रफल कितना दे रखा है अब लिखेंगे क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल देखें, क्षेत्रफल में लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, तो लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है 40 माइनस x। लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लिखते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर है। अब देखो x की 40 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40x माइनस x की x से करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 400। बताया था बड़ी पावर वाला माइनस बराबर प्लस का होना चाहिए। तो x स्क्वायर उधर जाएगा प्लस का, प्लस के 40 उधर जाएंगे माइनस के 40x और इधर 400 तो प्लस के हैं ही अपनी जगह पर बराबर 0। यानी कि x स्क्वायर इधर है प्लस का और ये माइनस के 40 और ये 400 तो है ही। अब पहले हमें ये ऐसा अस्तित्व, पहले ये ऐसी संभव है या नहीं, ऐसी कंडीशन बनानी है क्या परिमाप क्षेत्रफल एक पार को बनाना संभव है या नहीं, वो पहले विभक्त कर से पता चलेगा। तो हम निकालते हैं पहले d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है। तो यहाँ पर देखें a बराबर क्या है x स्क्वायर के बराबर वाला मान, x स्क्वायर बराबर वाला a कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 1। और b के बराबर वाला क्या है, x के बराबर वाला क्या होता है b होता है, तो ये माइनस का 40 और c बराबर हो गया 400। तीनों मान लगाएंगे यहाँ पर। तो देखो d बराबर b स्क्वायर यानी कि माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 1 और c का मान है भाई 400। 4 a का मान 1 और c का मान 4, ठीक है। d बराबर देखो माइनस के 40 का वर्ग करेंगे 40 4 चौक 16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की चीज का वर्ग करते हो तो प्लस की आती है तो माइनस को भूल जाओ। 4 चौक 16 00 क्योंकि वर्ग कर रहा है 00 माइनस 4 चौक 16 भाई ये भी 4 16 आ गया, 16 में 16 हो गया। d बराबर कितना है 0। अब d बराबर 0 आ गया तो क्या कंडीशन हुई मूल बराबर है। चलो मूल बराबर है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मूल बराबर होने वाली कंडीशन में मैंने बताया था कि अस्तित्व होता है। अस्तित्व दो कंडीशन में होता है, एक तो मूल बराबर हो या फिर d का मान प्लस में आए यानी कि मूल वास्तविक हो। अब मूल बराबर है तो कोई बात नहीं है, मूल बराबर है तो इसका मतलब ये है लंबाई और चौड़ाई बराबर आनी है, तो उसका मतलब नहीं है। हमें मूल बराबर है तो अस्तित्व है, बस निकाल के दिखाना है। तो सवाल क्या था हमारा x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। गुणा करके 400 प्लस का निशान है इसलिए जोड़ करके 40
क्या पढ़ाना पढ़ोगे, 20 20 400, 20 और 20 40, बिल्कुल ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस देखो 20x, या 20 और 20 लिख लो ना, 20 प्लस 20, देखो 20 प्लस 20 कितने होगा 40, और 20 और 20 गुणा करेंगे प्लस 400। जिस किसी को भी ये गुणनखंड अगर समझ में नहीं आए हो या नहीं आते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है एक वीडियो का, जो बिल्कुल जीरो लेवल से कक्षा 6 का अगर बच्चा भी है, वैसे उसको भी आने चाहिए, 6 7 8 से शुरू हो जाते हैं गुणनखंड निकालने, तो ये सभी को आने चाहिए। अगर 6 का ही बच्चा है तो वो समझ जाएगा, इतने बेसिक से समझाया है, तो आप उसको एक बार वीडियो को देख लेना, तो आपको गुणनखंड निकालने आ जाएंगे। अगर आपको गुणनखंड निकालने नहीं आते हैं तो ऐसा समझ लिया आप 10th का, तो 10th का आप 8वीं तक का गणित ढंग से नहीं कर पाओगे, या 9th का गणित, तो पहले ये निकालना जरूरी है। तो मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लेना। देखो एक्स स्क्वायर ये माइनस का 20x प्लस माइनस माइनस का फिर 20x प्लस 400 बराबर 0। ये वाला x इस 20 पे भी लग गया, इस 20 पे, और ये माइनस ने इधर अंदर माइनस कर दिया। x कॉमन लेंगे, x माइनस 20, या माइनस के 20 कॉमन लेंगे, x माइनस प्लस माइनस माइनस 20 20 400 बराबर 0। ये दो ब्रैकेट है एक जैसी है, इसका मतलब सवाल ठीक है हमारा, x माइनस 20 और एक ब्रैकेट बन गई x माइनस ये वाले 20 की। देखो x माइनस 20 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, तो x माइनस का 20 इधर जाएगा, प्लस का 20, तो x बराबर आ गया भाई 20 ये, ठीक है। अब x माइनस ये भी 20 बराबर 0 है, तो ये भी x हमारे इधर जाएगा, तो फिर ये भी 20 हो जाएगा। तो आप ऐसे समझे x बराबर 20, हमने x बराबर क्या मानता, लंबाई, यानी कि लंबाई कितनी आ गई हमारी 20, तो चौड़ाई क्या थी 40 माइनस x, तो चौड़ाई भाई 40 माइनस एक्स कह लें, तो फिर 40 माइनस एक्स का मान कितना 20, तो फिर 20 बचे, यानी कि चौड़ाई 20 आई। बताया था ना कि लंबाई और चौड़ाई सब समान आई क्योंकि मूल बराबर है। तो ये जो अब जो क्षेत्रफल है, ये जो परिमाप है, यानी कि एक तरीके से पार्क है, ये पार्क के बारे में कहा, ये पार्क जो है आयताकार नहीं है, ये पार्क जो है वर्गाकार है, लंबाई चौड़ाई बराबर तो वर्गाकार है। तो वर्गाकार वाला परिमाप लगाकर भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, सवाल ये भी ठीक है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसे ही वीडियोज के लिए 10th क्लास के मैथ के कंप्लीट कोर्स के लिए अपने चैनल से जुड़े रहें, और कंपटीशन लेवल के मैथ के लिए भी चैनल से जुड़े रहें। जो भी आपके बहन भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल से जुड़ सकते हैं, और उनको समय समय पर जो मैथ की वीडियोस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी जितने भी चैप्टर होते हैं, CI SI और पाइथन सर्टन जो भी है, सब कराए जाएंगे।